बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। काम के आगाज़ से पहले अल्लाह ताला का अगर नाम ले लिया जाए, आजमाई हुई बात है कि कामयाबी उस काम की ज़मानत होती है। कोशिश ये कीजिए छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखिए, आपके काम आसान होते चले जाएंगे। लेकिन इसके लिए ये भी ज़रूर कीजिए कि किसी दूसरे के लिए आसानी पैदा कीजिए। मुझे बड़ा दुख होता है, हर रोज़ अखबार में हर रोज़ रात 10 बजे की हेडलाइंस जब मैं अपने चैनल की सुनती हूँ तो जब पता चलता है कि हर रोज़ नमूनिया से बच्चे जान बहक हो रहे हैं। सर्दी वाकई बहुत ज़्यादा है, बच्चों की बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए। अभी ये तकरीबन मेरे ख्याल से कोई और 20 दिन होंगे कि ये वाली सर्दी रहेगी। 10-15 दिन ये शदीद सर्दी रहेगी। ऑलमोस्ट फेब के मिड तक जो है मौसम अच्छा बेहतर हो जाएगा और बच्चों की एहतियात इन्हीं 20-25 दिन में करनी बहुत ज़रूरी है। सो अल्लाह ताला सब पे अपना करम करे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज। पहली खबर, खिदमत के नए रिकॉर्ड का एतराफ़, वज़ीर आला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन तैनात। निगरान वज़ीर आला की सरबराही में वाघा बॉर्डर की तौसीह पर इजलास, इंडिया से बड़ी परेड ग्राउंड बनाने का प्लान मंजूर। NA 123 में शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल, मेट्रो बस कसूर तक चलाने का ऐलान। और इसके बाद डिस्कस होगा टीचिंग अस्पतालों में इंफेक्शन कंट्रोल का मंसूबा। सो आज की खबरें आप जान चुके हैं। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स आमिर रजा खान, वकास अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग के वक्त के लिए। आमिर भाई, आपसे आगाज़ कर लेते हैं और आगाज़ में सबसे पहले आज की पहली खबर की तरफ हमने चलना है। वज़ीर आला को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन तैनात किया गया है। आमिर भाई क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्कुरा रहे हैं आप। मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि जब ये वज़ीर आला बने थे तो उस वक्त भी मैंने एक कहा था कि हमने भुगताया, अब बाकी लोग भी भुगते हैं। वो जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं आप कभी उनसे मिले तो वो कहते हैं कि 2-3 के ख्यालात तो मैं सुन चुकी हूँ ना, ये सोते हैं ना सोने डॉक्टर्स के देते हैं। ख्यालात सुन चुकी हूँ। अच्छा, वो कहते हैं हम 8 बजे पहुँचना शुरू अब आ जाए आपको। आप मुस्कुराया क्यों मैं? हाँ। तो इसलिए कि मैं क्योंकि सारी जिंदगी की स्पोर्ट्स अंदर के जर्नलिज्म लोगों है। को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आपको पता है किस किस की दौड़ लगने वाली है? मैं सब हडरामों को जानता हूँ। मैं वही कह रही हूँ, आपको पता है किस किस की दौड़ लगने वाली है? अब कल से बहुत बेशुमार फोन भी आ रहे हैं, दोस्तों के भी आ रहे हैं, जर्नलिस्ट के भी आ गए, कुछ बाहर से भी फोन आए कि जी वो चेयरमैन आ गए तो आप हैं। कुछ क्रिकेट के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके आए फोन। सब लोग जानते हैं यहाँ से पूरे पाकिस्तान में, पेशावर से खैबर से अगर कराची तक चले जाओ सारे स्पोर्ट्स वाले तो जानते हैं मुझे। सब फ़ोन कर रहे हैं बारी बारी, रात को भी कर रहे थे और सबका एक ही था कि जी वो अब क्या होगा। तो मैं सबको इसी तरह से मुस्कुराता था और हंसता था। तो वो कहते हंसता क्यों है? मैं कहता यार हार गई क्रिकेट बोर्ड वालों की। ये उनसे कहना था अब डिलीवर करने का वक्त आ गया आपका। बिल्कुल ऐसे ही है। ये ऐसे ही है कि जितनी खराबियां हैं क्रिकेट के हवाले से वो अब दुरुस्त होने चली जाएंगी। क्योंकि आपने देखा कि पंजाब में जिस तरह से परफॉर्म किया वज़ीर आला ने, वो कोई ढकी छुपी बात नहीं। ऐसे लगता है जैसे जादू हुआ है। आप क्योंकि मैं जनूबी पंजाब को भी देखता हूँ, आपने लाहौर की भी चीज़ें देखी, फिर पिंडी की, फिर फैसलाबाद की, सारे चैनल्स हमारे सामने चल रहे होते हैं। तो 1 साल जब मुकम्मल हुआ कल, बेसिकली तो आज उसको कहना चाहिए क्योंकि कल मुकम्मल हुआ, 22 को मुकम्मल हुआ था और 22 की रात 12:12 पे हलफ उठाया था। तो उस वक्त 23 हो चुकी थी, 23 फरवरी हो चुकी थी। अभी आज अगर कहा जाए 1 साल, तो इस 1 साल में जितने काम हुए उसके मैं सिर्फ उनकी डिटेल्स को देखना शुरू करूं तो आप हैरान रह जाते हैं। और मुझे पता है कि क्रिकेट बोर्ड बहुत बड़े काम हुए। क्रिकेट बोर्ड में कौन कौन से काम पेंडिंग्स हैं, यानी समझे क्रिकेट सब बोर्ड में ऐसी चीज़ें पेंडिंग हैं। मतलब 5 स्टार होटल पेंडिंग पड़ा है जो निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में बनेगा, जो पूरे लाहौर की ट्रैफिक डिस्टर्ब होती है उसका खात्मा उसी से होगा। और मुझे यकीन है मैचेस के दौरान हम अक्सर सजेशन देते हैं ये कर लिया जाए। मुझे यकीन है कि मोहसिन नकवी अगर वहाँ चेयरमैन आ गए, क्योंकि अभी उन्होंने 2 तारीख को वहाँ पे इलेक्शन है, उसके बाद वो उनकी होगी, तो उसके बाद ये होटल वाला काम तो हो जाएगा। फिर आपके जितने स्टेडियम्स हैं, चाहे वो सियालकोट में है, चाहे वो ग्वादर में बना है, चाहे फिर कोयटा वाला है, एबटाबाद में है, मरी के करीब एक स्टेडियम जो है वो डिज़ाइन हुआ है, उसमें बहुत सारा काम हो चुका है, बाकी काम पेंडिंग पड़ा है।
बेशुमार स्टेडियम्स हैं जिनकी रेनोवेशन होनी है पूरे पाकिस्तान के अंदर। क्रिकेट के ओवरऑल तमाम जो एसोसिएशन हैं उनको रीएम्प होना है, दोबारा से फॉल करना है क्लब क्रिकेट को, क्लब्स को किस तरह से चलाना है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुझे तो लगता है आपने एक के बाद एक काम बताते चले जाना है कि मैं ये आपको कर लें, सबसे एंड पे और जो सबसे शुरू में इनको मिलेगा वो PSL है। बिल्कुल उसको सही कैसे देखना है। फिर उसके बाद टीम की मेकिंग है, सिलेक्शन कमेटी है, फिर उसके बाद टीम की कैप्टेंसी है, बड़े जिसका टास्क है। अभी देखें ना, न्यूजीलैंड से भी, ऑस्ट्रेलिया से हम वाइट वॉश हुए, न्यूजीलैंड से सिर्फ एक मैच जीतने के बाद हम ये कहते हैं कि वाइट वॉश तो नहीं हुए, लेकिन 4-1 से आप सीरीज हार गए T20 की। तो मेरा ख्याल है ये तजर्बात ख़त्म होंगे मोहसिन नकवी के आने से क्रिकेट एक नई शक्ल में सामने आना शुरू होगी। और मैं ये समझता हूँ कि शायद मेरा अपना है, इसमें मुझे नहीं पता क्या किस हद तक कामयाबी हासिल होती है, और मेरा ख्याल है पाक इंडिया सीरीज भी हो जाएगी। वाह, चलें, ये तो आपने खुशखबरी भी सुना दी। ऐसी मतलब ये है, तो अल्लाह ताला बेहतर करेगा क्रिकेट के लिए, जो आए हैं तो काम करेंगे इंशाल्लाह। वकास, अच्छा, इतना कुछ सब कुछ तो अमन भाई ने ब्रीफली कह दिया, और फिर उनका स्पोर्ट्स से ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है। लेकिन मेरे ख्याल में ये आपने हेडलाइन लिखी हुई थी कि खिदमत के नए रिकॉर्ड में, तो वो तो तस्लीम सारी दुनिया कर रही है ना, हम तो नहीं कर रहे। वो तो जो फॉरेन डिप्लोमेट्स आते हैं वो भी आके कहते हैं कि भाईजान ये कैसे कर लेते हैं आप, पहले कहाँ पे थे। तो मेरा ख्याल में एक अच्छा एडिशन इस सेंस में भी है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली, खेले जाने वाली जो पैशन है किसी स्पोर्ट्स के बारे में, वो क्रिकेट है। तो पिछले 2-3 साल से जो हशर हो रहा था क्रिकेट का, वो आपके सामने है। अमन भाई ने बड़ा ब्रीफली बताया। तो एक ऐसा शख्स जिसने पंजाब में ये साबित किया कि वो जो रवायात थी वो रवायत शिकन भी है, उसने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया। तो PCB तो फिर भी एक पंजाब के मुकाबले में तो सारे एक डिवीज़न के बराबर भी नहीं बनता। तो मेरा ख्याल है कि जो आपने बात की ना, तो बहुत बड़ी है, जो और जितने ऊपर दाग लग चुके हैं उस पे काम करना भी बहुत। मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं कर रहा, लेकिन वो अपनी बात मुकम्मल कर ले। मैंने इस सेंस में कहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव के हिसाब से फैसलों की नौयत बढ़ी है, फैसलों का इम्पैक्ट बढ़ा PCB में, क्योंकि यहाँ पे हर होने वाला फैसला आपका नेशनल इंटेग्रिटी के साथ मुंसलिक होता है। पब्लिक सेंटीमेंट्स इसमें ज्यादा है आपके। लेकिन मैंने मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू से कहा था, यहाँ पे आपको जहन से अक्ल ज्यादा इस्तेमाल करनी होती है कंपैरेटिवली। वहाँ पे तो आपको चीजें बांटनी पड़ती है, यहाँ पे तो आपने फैसला करना है। टीम में कौन जाएगा, उसने क्या लेके आना है, वो आपको जिम्मेदार है। ठीक है। पीस होटल का आपने कहा था सर, निश्चित स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का सीवरेज का जो मसाइल है, जब बारिश होती है पूरे शहर का लगता है पानी वहाँ पे आ जाता है। फिर ये है कि स्पोर्ट्स फैसिलिटीज इतनी ज़्यादा, मतलब हमें ये लगता है कि सिर्फ एक ही पब्लिक के लिए स्टेडियम है लाहौर में, जहाँ पे आप क्रिकेट खेल सकते हैं, अच्छी क्रिकेट खेल सकते हैं। तो एक अच्छा एडिशन होगा क्रिकेट के फ़रोग के लिए। और ये क्रिकेट को लोग देखेंगे फलता फूलता मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यकीनी तौर पर गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ होगा कि अगर बाकी स्पोर्ट्स को भी आगे लेके जाया जा सकता है। तो ये तो मुबारकबाद तो स्पोर्ट्स लवर्स को है पहले, सबसे पहले, फिर जो स्पोर्ट करते हैं उनको भी है कि एक अच्छा इंसान आया जिसने अपनी काबिलियत से साबित करके वो आया है। ये नहीं है कि वो पैराशूट के जरिए आ गया, उसने एक साल आपको साबित करके दिखाया। बिल्कुल, कोई उस जैसा है तो भैया हमें बताएं कि ये बेहतर चॉइस है। बिल्कुल। सो ये आप देख लें कि अब यहाँ पर जैसे बिगड़े काम शहर के हो गए थे ना, साल से पेंडिंग पड़े थे, तो इंशाल्लाह स्पोर्ट्स बोर्ड में भी वो तमाम काम हो जाएंगे जो साल से पेंडिंग पड़े हैं, जो सिर्फ फाइलों की नज़र थे, जो सिर्फ नियतों की नज़र, बद नियतों की नज़र हुए थे। तो अब इंशाल्लाह वो काम आपको होते नजर आएंगे। हमने अगली खबर की तरफ चलना है जी, अगली खबर की तरफ भी आएंगे। फिलहाल एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम अगली खबर डिस्कस करेंगे। आप हमारे रहिएगा जी। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर ये है जी, वाघा बॉर्डर पर इंडिया से बड़ी परेड ग्राउंड का प्लान मंजूर हुआ है। निगरान वजीर आला की सरबराही में वाघा बॉर्डर की तौसी पर इजलास, शाही किला की तर्ज पर बनाए गए डिजाइन की मंजूरी, मंसूबे पर 2.5 अरब रुपए लागत आएगी। आमिर भाई, आज ये बड़ा अच्छा है। मुझे याद है कि आज से चंद साल पहले मेरे गैर मुल्की मेहमान कुछ आए थे, तो मैं वाघा बॉर्डर पे परेड देखे काफ़ी अर्सा हो गया था, लेकिन मैंने फिर वो ये टूरिज्म वालों की जो बस है वो जाती है वहाँ वाघा तक जाती है, उस पर उनको लेके गया था। और वहाँ पे जाके मुझे हैरानगी हुई जब मैंने इंडिया का फसाड देखा। फसाड मतलब वो जो बैठने की पवेलियन होता है, जिसको जगह बोलते हैं, उसको फसाड बोलते हैं। ऐसी जगहों पे जो खुली जगह हो और वो आधा स्टेडियम की तरह से बना होता है, उसको फसाड होता है।
उस फसाड को देखा तो मुझे हैरान परेशान था कि वो कोई 4 मंजिला बना हुआ था और उस पर जो उन्होंने राजस्थानी किले की जो है वो उसकी शक्ल दी हुई थी उसको, और बिल्कुल वो एक इंडियन स्टाइल, हालांकि वो भी मुसलमानों का बनाया हुआ है, लेकिन वो उन्होंने उसमें कुछ इंडियन टच है, अकबर दौर का बना हुआ, उसके हिसाब से उसका डिज़ाइन बनाया था। उसके बाद चंद दिन पहले जब वज़ीर आला पंजाब, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी वहाँ गए और उन्होंने वो देखा और वहाँ पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम इससे बड़ा फसाड बनाएंगे, तो इत्तफ़ाक़न मेरी उनसे एक मुलाकात भी हुई और मैंने उनसे कहा कि सर वो 4 से 5 मंजिला है, कहते हैं मैं 6 मंजिला बनाने जा रहा हूँ, मैं इनसे बड़ा बना के दिखाऊँगा। क्योंकि वहाँ पर जब आप जाते हैं तो आपको नज़र आता है कि वो लगता है कि सिर्फ उन्हीं का क्राउड है। और आप क्योंकि ये इंटरनेशनली इस पर तो नेशनल ज्योग्राफिक ने वीडियो बना ली, इसमें CNN, BBC, अल जज़ीरा, कौन है जिसने इस परेड ग्राउंड को नहीं दिखाया। और वहाँ जो वहाँ परेड होती है दोनों तरफ से और जिस तरह से वो दरवाज़ा बंद होता है और खुलता है, वो एक वर्थ सीन है और अट्रैक्शन है टूरिस्ट के लिए। मैंने आपको कहा मैं बाहर के लोगों को लेके गया था, तो मेरी नज़र में ये बड़ा अच्छा फ़ैसला है। और अगर इसको शाही किला की तर्ज पर बनाया जा रहा है तो ये भी अच्छा है, क्योंकि किला एक लाहौर की एक पहचान है, मैं तो ये समझता हूँ। तो अमृतसर में वो जो बैठे लोग हैं उनको लाहौर नज़र आना चाहिए और उनको भी पता होना चाहिए कि लाहौर ये जो है वो भी इस तरह से, लेकिन देखने वाला अगर कोई नहीं गया भाई अभी जो शक्ल है उससे तो फिर सारी ही चेंज हो जाएगी ना? नहीं, अभी तो कुछ है ही नहीं। तो मैं आपको सच्ची बात बताऊं, अभी तो ये कुछ भी नहीं है। अभी एक गेट है और गेट के साथ चंद नशिस्तों के लिए वो लगाई हुई जगह और नीचे वो लोहे के बैरियर्स लगा के लगाए हुए। वो जो असल फसाड बना हुआ है ना वो इंडिया में बना है। पहले उनका भी बिल्कुल इसी तरह से था, हमारी तरह से, लेकिन जब वो मोदी गवर्नमेंट आई तो उनको पता है इसकी वैल्यू का और इसको उनको पता है कि पूरी दुनिया का मीडिया जो है इसको किस तरह से कवर करता है। जब भी इवेंट आता है, लेट्स से जब उनका यौम आज़ादी है, उनकी परेड देखने के लिए लोग बहुत आते हैं, हमारा यौम आज़ादी है तो परेड देखने आते हैं। फिर हमारे लिए 6 सितंबर बहुत अहम है, उस दिन बहुत जोश से लोग जाते हैं। लेकिन मसला ये है कि अब जगह बहुत छोटी होगी, लोग ज़्यादा जाना चाहते हैं और जैसे जैसे अब मीडिया पर इसकी ट्रैक्शन बढ़ती चली जा रही है, ज़रूरी है कि 20 से 22 हज़ार लोगों की एक सीटिंग कैपेसिटी, मैं आपको बताऊँ कज़ाफ़ी स्टेडियम की सीटिंग कैपेसिटी जो है ये 28 हज़ार है। अच्छा, तो आप ये समझें कि ये एक तरफ का फसाड जो बनेगा अगर 20 हज़ार का बनता है, तो अगर ये टोटल बने तो ये 40-45 हज़ार का एक क्राउड होगा। कैपेसिटी होगी और वहाँ पे जो जोश होता है, जो जज्बा होता है और जिस तरह से परेड हो रही होती है, मैं समझता हूँ कि उसके लिए बहुत ज़रूरी था इस तरह का। तो मैं इसको इक़दाम को हमेशा सराहूँगा कि ये इंडिया से बड़ा झंडा होएगा तब भी हम सराहेंगे। हमने टांग जो इंडिया के ऊपर रखनी है, नीचे नहीं आना। यहाँ तो फिर आपका हुब्बुल वतनी का जज्बा आ जाता ना जी विकास। अच्छा, हमें भी इससे सिर्फ हमने टांग ऊपर नहीं रखनी। अच्छा, इसमें मेरे ख्याल में इसके 2-3 और इम्पैक्ट होंगे टूरिज़म पे। आप ये नेशनल आइकॉनिक है, बेसिकली सिंबल बन चुका है, आपका इंटरनेशनल रिकग्नाइज इवेंट है। और आप देखें जो ममालिक अपने टूरिज़म को प्रमोट करते हैं उन्होंने 1-2 इवेंट्स को आइकॉनिक कर लिया होता है। जैसे लंदन में न्यू ईयर परेड होती है तो वो उनके लिए एक बहुत बड़ा इवेंट था, ग्रेजुअली हज़ारों लोग देखने के लिए वहाँ पे जाते हैं। अभी हमारी सूरत हाल ये थी, हमें भी रोज़ फ़ोन आते होते थे कि जी हमें वो एंट्री नहीं है मिल रही, तो हमें भी किसी से कहा कि तुम्हारी एंट्री करवा दें। ख़ास तौर पर जो दूर दराज के लोगों से लाहौर देखने लोग आते हैं या लाहौर जैसे विज़िट्स पे आते हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स उनको भी प्रॉब्लम होती थी। तो आपको एक नई टूरिज़म अट्रैक्शन भी मिल रही है, फिर वो कौमी जज्बात के इजहार के लिए जगह भी मिल रही है। फिर जब आप एक अच्छे इन्वायरमेंट में बैठेंगे तो डेफिनेटली फिर आप और पुरसकून होंगे। अच्छा इक़दाम इसलिए भी है कि एक तो आपने अपनी नेशनल इंटीग्रिटी, वो जो कहते थे ना खुद ही, और जो इकबाल साहब फरमाते थे, उस ज़्यादा लोग देखेंगे तो फिर ज़्यादा लोग पैशन भी वो ज़्यादा आएगा। तो साथ साथ देखें जो आपको भी यकीनी तौर पर लोग कहते होंगे कि हमें वहाँ पे प्रोटोकॉल लगवा दें, तो आपने एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का एक टूरिस्ट आप एक प्लेस बना दी जहाँ पे हमें रोज़ 2000 लोग जाता है। इसकी मीडिया प्रोजेक्शन भी होगी, नई जगह होगी, नई चीज़ें होंगी, तो 10-15 हज़ार लोग भी अगर रोज़ यहाँ वीक में जाएंगे तो वो
आपका इंटरनेशनल परेड जिसको दुनिया तो रिकॉग्नाइज कर रही है, बिल्कुल, तो वो आपके लोकल लोग भी करेंगे, लोगों को एक अट्रैक्शन प्लेस मिल जाएगी। तो ये सर सीएम साहब की एक ये भी खूबसूरती रही है कि उन्होंने सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों को बेहतर करने के बजाय उन्होंने तफरीक पर भी बड़ा फोकस किया हुआ था। और लाहौर में अब जितने भी टूरिस्ट अट्रैक्शन की आप बात करें, वो जू से लेके बाकी मेंटेनेंस के हवाले से, तो वाघा भी एक अहम स्पॉट कंसीडर होता है। तो अच्छा किया उन्होंने कि लोगों को भी इस तरह थोड़ा सा रियलाइज़ करवाया कि वाघा सिर्फ वहाँ पे जाके बैठ के नारे लगाने का नहीं है, एक अपने कौमी सेंटिमेंट्स के इजहार के लिए भी है, एक अच्छी टूरिस्ट अट्रैक्शंस के लिए भी है, एक तजवीज़ भी है, गुड पिकनिक पॉइंट भी बन एक सकता तजवीज़ है। छोटी सी अगर आप कहें तो देवी भी दे दूं कि वहाँ पे अच्छी जो शॉप्स हैं या खाने पीने की जो हैं फ्रेंचाइज वो भी ज़रूर दें। वो सर वहाँ उसमें खाने है। पीने का बिल्कुल कोई इंतज़ाम नहीं है। फिर उसके अंदर आपका स्वीनियर शॉप ज़रूर होनी चाहिए, जो लोग वहाँ से या जिस तरह से वकास भी बता रहे कि दूसरे शहरों से भी लोग जब आते हैं, कराची से, इस्लामाबाद से, पेशावर से, वो भी देखने जाते हैं परेड देखने। 2 जगहों पे परेड होती है जी, एक गंडा सिंह वाला बॉर्डर पे, वहाँ पे भी फसाड बनना चाहिए और अच्छे वाला बनना चाहिए, और दूसरा वाघा बॉर्डर पे, 2 जगहों पे परेड होती है। क्योंकि आप काम अगर करना ही है तो फिर ये बस है, तो ये अच्छा है लोग वहाँ जाएं तो उनको खाने पीने को अच्छी चीज़ें आमिर मिलें। भाई आप ये देखें, जब शाही किले वाली फूड स्ट्रीट को रेनोवेट किया गया था, उसके बाद कितने लोग वहाँ पे गए हैं, वहाँ से बनने वाली मोबाइल क्लिप्स के, सोशल मीडिया पे वायरल होने वाली क्लिप्स के बाद कितने लोग वहाँ पे गए हैं। तो एक तरह का टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बन गया, लोगों एक रोजगार का मौका भी बना, फिर एटलीस्ट लोगों के लिए कुछ प्लेस बन गई ना कि आप कुछ है जाने के लिए। बिल्कुल सही कहा। तो जब ये कह रहे हैं, मुझे उम्मीद है जब ये कह रहे हैं कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बनानी है, तो फिर जो इश्यूज आते हैं हर्डल रास्ते में, जैसे आपने कहा बाकी स्वीनियर शॉप की, खाने पीने की शाह की, पार्किंग की, वो डेफिनेटली सारी चीजें उसमें ऐड ऑन होंगी। ये ऐड ऑन होगी, ऐड ऑन होंगी। अब तो बहुत जो एक्सेस है वो बहुत बेहतर हो गई है रिंग रोड से वैसे भी, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। चलिए जी, ये बड़ी अच्छी चीज़ है, अगर टाइमली हो भी जाए और हमने माजी में जो मिसालें देखी हैं हो जाएगा इंशाल्लाह। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब कुछ बात हो जाती है जी इलेक्शन के हवाले से, और NA-123 शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल मेट्रो बस कसूर तक चलाने का ऐलान भी किया गया है। इंतखाबी रैली की क़यादत गजूमता चौक, कहना 9, पुराना कहना, सोयासिल और मुस्तफ़ाबाद में कायम इंतखाबी कैंपस और दफातर का दौरा भी किया गया। अब मैं आ रही थी, कल परसों कोई कह रहा था कि वो बैनर्स वगैरह, पोस्टर्स वगैरह जो लोग बनाते हैं वो बड़े परेशान हैं कि हमने सामान इतना ख़रीद लिया है। नहीं जी, कल परसों मैंने देखा है धड़ाधड़ बन रहे हैं ये बैनर्स और बड़े बड़े पोस्टर्स वगैरह बन रहे हैं, तो उनका कारोबार चमकना शुरू हो गया है। जहाँ तक रह गई इंतखाबी दफातर की बात, तो ये रास्ते में आते आते देखा मैंने 2 बड़े बड़े दफातर इतने बने हुए हैं। एक मेरे ख्याल से है जी मुस्लिम लीग नून का, और एक दफ्तर है जी पीपल्स पार्टी का। सो अब वो माहौल भी नजर आना शुरू हो गया। वकास, बिल्कुल आपने सही कहा। एक तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, अब कोई अबहाम नहीं है कि इलेक्शन नहीं हो रहे, इलेक्शन तो हो रहे हैं, ठीक है। पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा मुतहरक नज़र आ रही है पहले दिन से, और उनके दफातर से, उनकी कैंपेन से उनसे लग रहा है कि उन्हें पता है कि इलेक्शन हो रहे हैं और उन्होंने टाइमली कैंपेन स्टार्ट कर दी। मुस्लिम लीग उन्होंने थोड़ी सी लेट स्टार्ट की, लेकिन ग्रेजुअली वो भी बीफ अप हो रही है। मैंने कहा ना कि वो अब बीफ अप हो रही है, वो तो अब स्ट्रीट टू स्ट्रीट डोर कैंपेन पे आ रहे हैं, और अब तो वो तहरीक इंसाफ वालों ने भी रात को कह दिया कि हम डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। तो इसका मतलब है कि इलेक्शन अब हो रहे हैं, तो वोटर्स भी और लोग भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन का शिकार थे कि पता नहीं इलेक्शन हो रहे हैं कि नहीं। जो वर्कर्स थे पार्टीज़ के, जो अहदेदार थे लोकली, वो भी इसी बहाम में थे, लेकिन अब वो मेरा ख्याल है क्लियर हो चुका है। मैं भी कल था PP 154 में, तो रात 11 बजे नून लीग के कैंडिडेट जो कैंपेन कर रहे थे, जमात इस्लामी, तहरीक लबैक के, PTI वाले भी कर रहे थे, तो कैंपेन तो हो रही है। कुछ मौसम सर्द है, उसकी वजह से भी थोड़ी सी ना वो इनडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो गई है, ओपन थोड़ा सा नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने भी अच्छी की है जो उन्होंने बात की है। उनका बतौर वज़ीर आला जो उनका जो काम था, जो उन्हें पब्लिक को दिखाना था कि हमने जो खिदमात की हैं आवाम की, उनमें मेट्रो प्रोजेक्ट मेन था, और उसका उन्हें पोलिटिकल एडवांटेज भी हुआ, अभी तक हो रहा है। और मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ पॉलिटिकल नारा नहीं है, ये ज़रूरत है लाहौर की मेट्रो को एक्सटेंड करना, ना सिर्फ कसूर से शादरा और अमरीद के वाले मज़ाफ़ात में, बल्कि
जो इनका पहले मास्टर प्लान था कि इसके 2 3 4 रूट्स हो जाएंगे ताकि इंटरकनेक्ट हो जाए, तो ये भी होना चाहिए। और मेरा ख्याल है ये शहबाज शरीफ साहब की सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है कि अगर उनकी हुकूमत आती है, जो भी हुकूमत आए, नहीं ये पब्लिक की ज़रूरत है और ये होना चाहिए। तो अगर इंडोर्स अभी से ये कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, मुस्लिम लीग नून ये कमिटमेंट कर रही है, तो ये बहुत अच्छी है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ज़रूरत है। कमिटमेंट तो बहुत सारे लोग बहुत मैं तो कहना सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं है, कोई जो भी आता है ना, पब्लिक की ये ज़रूरत है। आप ये देखें, मतलब जी मुझे नहीं आइडिया कि आपने कभी सफ़र किया है कि नहीं मेट्रो में, लेकिन मैंने पिछले कुछ 2-3 हफ्तों में 2-3 बार किया है। जिस टाइम भी आप जाएं वो फुली पैक्ड है। अच्छा, फुली पैक्ड है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बत्ती चौक या शाहदा की तरफ जाना होता है, वो अपनी बाइक पार्क करते हैं, जो इंडस्ट्री स्टेट में आते हैं लोग वर्कर्स, वो अपनी बाइक पार्क करते हैं, इवन गाड़ियाँ पार्क करते हैं। मैं खुद एक बार अपनी गाड़ी पार्क करके, तो मैं शफीकाबाद पुलिस स्टेशन जाना था, तो मैं यहाँ से मेट्रो पे बैठा। सही। तो आपको एग्जैक्ट टाइम का पता है कि इतने टाइम में आपने पहुँच जाना है, तो इसका मतलब है कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ आएंगे अगर आप उन्हें फैसिलिटीज देंगे। तो ये सेम हाल मेट्रो ट्रेन का भी यही हाल है, मेट्रो ट्रेन की भी यही कंडीशन है, फुली पैक्ड है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कमिटमेंट, मैं तो बहुत इसको सराहता हूँ शहबाज शरीफ साहब को, अल्लाह तौफीक दे। यानी आप अगर उनकी गवर्नमेंट लोग हैं। आमिर भाई की तरफ मैं आना चाहूंगी, बहुत सोच रहे हैं और सोच के इन्होंने सोच नहीं रहा। मैं सोच रहा हूँ कि वकास की सोच कितनी अच्छी है और वकास की सोच को ही लेकर शहबाज शरीफ आगे चल रहे हैं। आपको याद है हमने स्मोक पे एक प्रोग्राम किया था, वकास ही मेरे साथ थे, और वकास ने ये सजेस्ट किया था उस वक्त भी कि अब लाहौर के मज़ाफ़ात में जितने छोटे शहर हैं उनको इंटरकनेक्ट करने चाहिए लाहौर से। आपका बोझ कम हो जाएगा, जो आपकी ड्राइविंग गाड़ियाँ आती हैं, आपको याद होगा, मुझे याद है, बिल्कुल पता है। इसने कहा था कि आपका शेखुपुरा है, कसूर है, मुरीद के है, यहाँ से आप मेट्रो के रूट्स बना दें ताकि लोग अपनी गाड़ियाँ लेके ना आए। बिल्कुल सही। शहर में गाड़ियाँ कम आएंगी तो स्मोक भी कम होगी और आप सेहतमंद जिंदगी। मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ उसी सोच को लेकर चले। लेकिन ये मुझे है कि वो कह रहे हैं कोई भी हुकूमत आए, मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ से ज़्यादा बुज़दार साहब ने काम किया था, वसीम अकरम प्लस जिनको ये सपोर्ट करते रहे। हाथ जोड़ रही हैं, माफी पूछ लें, ये चाह रहे हैं वसीम अकरम प्लस आए इस शहर के अंदर दोबारा से, और जिस तेज रफ्तार मिसालें आप वो वाली ना दें, हम पहले बहुत भुगत चुके हैं, अब ऐसी मिसाल देख के अभी ना उम्मीदी ना फैलाएं। यही बात है, मैं यही बात कहलवाना चाहता था। देखें, ऑरेंज ट्रेन जब बन रही थी तो लोगों ने कहा ये चाइना का पैसा है, सूद देना पड़ेगा, ये आज चले जाएं, आज आपको वहाँ पे इतना रश मिलेगा। मेरी अपनी फैमिली जो है वो गई शालामार बाग देखने के लिए, तो ऑरेंज ट्रेन पे गई, मैं नहीं गया, वो मैं ड्यूटी पे था उस दिन, वो गए और वो ऑरेंज ट्रेन पे गए और उन्होंने बताया कि वहाँ पे तिल धरने की जगह नहीं होती, इतना रश होता है। लेकिन वो आराम से कहते जी हम चले गए, खड़ा भी होना पड़ा तो टाइम कुछ नहीं लगता है, बड़ा मजा। आमना अभी तो भी उसको एंजॉय करती है, अभी बताती है कि मैं ऑरेंज ट्रेन पे गई तो ये देखा, ये चीज़ें गई, वहाँ से नीचे चली गई ट्रेन, अभी आप देखें वहाँ से जो है वो पैसा आना शुरू हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता आएगा। ये सही कहा इसने कि लाहौर के अंदर भी आपको ऑरेंज के अलावा पर्पल बनानी थी, ग्रीन बनानी थी, रेड बनानी थी, ब्लू लाइन बनानी थी, वो बन जाए। जो आपके वागा से एक आनी है, ठोकर तक आनी है, कितना मसला हल हो जाएगा आप मुझे बताएं। वो अगर वो नहर के ऊपर ऊपर वो बन जाए, हाँ, ट्राम बनी थी, ट्राम ट्राम तो खैर जमीन पर होती है, ये ऊपर ही जिस तरह से ऑरेंज ट्रेन है इसी तरह से ये पिलर्स पे बनी थी, तो ये बन जाए तो मुझे बताएं कि नहर पर कितना रश कम हो जाएगा वहां पर। तो आप, मैं कहती हूँ अभी ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कौन कैसे दी जा सकती है आपको, और पूरी दुनिया में बड़े प्रोजेक्ट कर्जा लेकर ही बनते हैं, ऐसे है। अपनी जेब से कोई नहीं बनाता, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे कोई मुल्क हो, सऊदी अरब के अंदर, तो वो सारे कर्जा लेकर, क्योंकि उनको पता है कि हमने ये पैसा इकट्ठा करना है और बाद में दे देना है, आहिस्ता आहिस्ता देते रहेंगे। बैंकों से पैसा आता है, एक्सिम बैंक से ये पैसा आया था, ऑरेंज ट्रेन बन गई आपकी, तुर्की से पैसा आया था, आपकी मेट्रो बन गई, अब उसके पैसे भी वापस जाना शुरू हो गए। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के मजीद प्रोजेक्ट्स जो हैं, और जो कास वाला मशवरा है मैं उसको बिल्कुल हाईली अप्रिशिएट करता हूँ। कसूर नहीं, आपको शेखुपुरा, मुरीद के, गुजरांवाला, ट्रैफिक का इतना मसला हल होगा आपके जो शहर में लाखों गाड़ियां रोजाना एंटर होती हैं और रोजाना वापस जाती हैं, लोग वहां से आते हैं काम करके वापस चले जाते हैं। हमारे बहुत सारे दोस्त यहाँ के इस दफ्तर में काम करते हैं जो वहां से आते हैं। इलेक्शन की बात हो रही थी, लेकिन ये इलेक्शन का हिस्सा है ना, इलेक्शन की बात हो रही थी, मतलब लोग अपने मैदान से जाए बैठे हैं, आप काम पे बात लेकर, तो इनको करने दे इलेक्शन, ये लोग इलेक्शन लड़े, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, बिजली फ्री दी जाएगी, नहीं वो ऐसे ही
दावों का क्या है, दावे जितने मर्जी कर अल्लाह लें रहम आप। करे, नया पाकिस्तान भी बनना था, वो तो मैं सोचती भी नहीं। ना 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 ना, तौबा तौबा। आप मैनिफेस्टो देखें तो सबके ही एक जैसे ही होंगे तकरीबन। बिजली अवामी फलाह के काम होंगे ना, उसमें क्या होगा? मैनिफेस्टो में कोई ये तो नहीं लिखेगा मैं आगे लूट मार करूंगा। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं कोई 10% लूंगा, मैं 15% लूंगा, मैं 10% 70-80% जो अवाम है ना, उनकी ख्वाहिशात और मुतालबात इन पॉलिटिकल लीडर से पता क्या है? अब जब कैंपेन में जाते हैं लोग कहते हैं कि जी हमारी ये गली बनवा दें और गैस नहीं आंदी जी, ठीक है जी बिजली थोड़ी आहिस्ता कर दो। अब इनको ये नहीं पता बुनियादी MNA का काम जरूरियात क्या क्या है, उनको ये नहीं पता MNA का काम क्या होता है। MNA का काम ही नहीं है गलियां बनाना, लेकिन लोग अपनी डिमांड को भी नहीं जानते वो किससे क्या कर रहे हैं। सही बात है। अब मैं एक MNA से कहूँ भाई मेरे सीवरेज का ये तो मसला है, बल्दियाती नुमाइंदों का काम ये होता उनका है। काम था। लेकिन आप यहाँ पे बल्दियाती नुमाइंदों को भी तो फाल नहीं नहीं करते आते हैं ना। हैं, तो इस पर लोग मुतालबा करें ना कि भाई आकर आप अपने मैनिफेस्टो में लिखे कि आते हैं आप बल्दियाती निजाम लेकर बहाल करेंगे। फिर MNA क्या 300 करेगा? बिजली आप 300 यूनिट बिजली दे रहे हैं फ्री कैसे में। हो सकता है? सही बात है, लेकिन यहाँ तो लोग लाहौर को लारकाना बनाने आए हुए हैं। तगो दो बहुत चल रही है। आप देखिए वक्त आने वाला क्या है। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और अच्छा इकदाम उठाने जा रहे हैं अगर ऐसा हो जाए, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई प्रॉपर तरीका था, क्योंकि जब कभी भी जाहिद साहब ने या अजमत ने खबर शेयर की है तो हालात यहाँ पे बुरे थे। फुजला ठिकाने लगाने का फुल प्रूफ निज़ाम राइज होगा। टीचिंग अस्पतालों में इन्फेक्शन कंट्रोल का ये मंसूबा है। आमिर भाई, ये सबसे पहले तो ये बड़ा अच्छा ज़बरदस्त बात है कि जो ये फुजला है हॉस्पिटल्स का खासकर ये इन्फेक्टेड होता है सारे का सारा। और मुझे एक दिन पहले भी जिक्र किया था कि मैं क्योंकि मैं हॉस्पिटल में रह के आया हूँ तकरीबन 18-19 दिन, तो मुझे ये तजर्बा भी हुआ कि वहाँ पे सफाई का निज़ाम ठेकेदारों के पास है। और ठेकेदारों ने जो आगे मुलाजिम रखे होते हैं उनको कोई तनख्वाह नहीं देते हैं वो। अच्छा। वो कहते हैं कि जी आपने अपने मरीजों से पैसे कमाने हैं। अच्छा। और वो जो फुजला उठाते हैं वो जाके उसको डंप करते हैं, कहाँ फेंकते हैं कहाँ नहीं फेंकते, इसका कोई सिस्टम नहीं है। देखें, और वो जो सफाई वाले हैं या वो जो काम करने वाले हैं वो आपकी बात इसलिए नहीं सुनते हैं क्योंकि उनको पता है कि वो तनख्वाहदार मुलाजिम नहीं है, उनको कोई निकाल नहीं सकता है, वो ठेकेदार के बंदे हैं। ये ठेकेदारी सिस्टम यहाँ पे खराबी का बायस है। ये जितना आप बात कर रहे हैं कि रिसाइकलिंग में फुजले के लिए चली जाती हैं चीज़ें जैसे ड्रिप्स है, इसमें क्योंकि प्लास्टिक और रबर शामिल होता है, ये इसको रिसाइकल किया जा सकता है। सिरिंजेस हैं उसको रिसाइकल किया जा सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं इनको रोका इसी सूरत में जा सकता है कि आप अपने मुलाजिम रखें, ये ठेकेदारों से बाहर निकले। क्योंकि ठेकेदार ने जब गवर्नमेंट को पैसे दे दिए, आपको तो पता है वो पैसे देते हैं ऐसे ही है। बिल्कुल। हमारे घरों से जो कूड़ा उठाने वाले आते हैं वो उस सोसाइटी को पैसे देते हैं, बिल्कुल बकायदा पैसे देते हैं, क्योंकि उस कूड़े के अंदर वो कहते हैं जी सोना है, वो कहते हैं। बिल्कुल। मैंने उनसे बात की तो वो कहते हैं सोना है इसके अंदर, आपको नहीं समझ आएगी इस बात की। मैंने कहा मुझे समझाओ। उसने कहा आपके घर में कोई छोटा मोटा कील कांटा तार उसमें से पीतल निकलता है, प्लास्टिक 36 आइटम्स हैं जो उस कूड़े में से निकलती हैं जो बाकायदा रिसाइकल हो सकती हैं और बिक सकती हैं, जिनमें प्लास्टिक भी शामिल है। तो मुझे बताएं कि ये जो हॉस्पिटल का फुजला है इसको आपने ठेकेदारी सिस्टम में दे के आपने खुद इस सिस्टम को तबाह करने की है। ये पिछली गवर्नमेंट्स को भी चाहिए था। मैं इस गवर्नमेंट से भी बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस सिस्टम को बदलें। ये ठेकेदारी सिस्टम ठीक नहीं है। तनख्वाहदार लोग हों जो किसी को जवाबदेह हों, और जो आप फुजला है जो हेल्थ का जो हॉस्पिटल से इकट्ठा होता है वो किसी एक जगह पर डंप हो और उसको फिर जला दिया जाए ताकि वो आगे मज़ीद इन्फेक्शन का बायस ना बन सके। तो मेरे ख्याल से इससे बहुत सारे हॉस्पिटल के अपने मसाइल भी हल होना शुरू हो जाएंगे। वकास, अच्छा, लोग जाते थे हॉस्पिटल, हम जाते हैं शफा की नीयत से ना कि हमें बीमारी से या शफा मिल जाए। तो जो हॉस्पिटल का वेस्ट है बेसिकली वो तो बीमारियाँ हैं ना, वो आपने जो मरीज़ों की बीमारियाँ उतारी थी वो आपने इकट्ठी कर दी। हो ये रहा था, अच्छा सिर्फ उसकी रिसाइकलिंग का इशू नहीं था, चोरी हो रहा था। जैसे कहा कि रिसाइकलिंग वर्क की जैसे काम से जो मुंसलिक लोग हैं वो प्लास्टिक बाकी जो कागज़ था वो उठाते हैं, रिसाइकल करते हैं, वो फिर चीज़ें अब क्योंकि वो चोरी से गवर्नमेंट से एडमिनिस्ट्रेशन से मिली भगत करके वो रिसाइकल करते थे, चोरी करते थे, तो वो जो इन्फेक्शंस था ज़्यादा आइटम थे उनको वैसे ट्रीट ही नहीं किया जा रहा था। तो वो फिर अल्टरनेटली कई दफ़ा ऐसा हुआ कि हॉस्पिटल गए किसी की इयादत करने के लिए तो वहाँ पे खुद आपको कोई इन्फेक्शन हो गया या कोई बीमारी लग के आ गई है।
तो ये जितनी हॉस्पिटल्स की ट्रीटमेंट के हवाले से अहमियत है, उससे ज़्यादा सेंसिटिविटी इसकी वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से है कि बेसिकली आपने उसको डिस्पोज ऑफ कैसे करना है। आप डॉक्टर से पूछना तो वो बहुत क्यूरियस होते हैं इसके बारे में, लेकिन वही बात है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, यूनियंस भी हैं, फिर एक ठेकेदारी निज़ाम भी चल रहा है, तो वो ना को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है अपनी। तो जिस तरह रिवैम्पिंग किया है इस गवर्नमेंट ने, मेरा ख्याल है कि ये तो उस रिवैम्पिंग का लाजमी मुकम्मल ही तब होगी जब आप हॉस्पिटल के वेस्ट को एज पर द इंटरनेशनल SOPs डंप करते हैं, डिस्पोज ऑफ करते हैं। जो भी उनके इंटरनेशनल SOPs हैं, जो प्रोडक्ट हैं, वो बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और मेरा ख्याल है कि बात फिर वही आ जाएगी, गवर्नमेंट ने तो इन्होंने जो कुछ किया चले जाना है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी उन्हीं एट हॉस्पिटल्स के एडमिनिस्ट्रेशन पे, डॉक्टर्स कम्यूनिटी पे, कि जैसे वो अपने डिमांड्स के लिए हर हफ्ते बाहर निकल आते हैं, तो इस रिवैम्पिंग पे जो आवाम का पैसा लगा है, जो प्रोजेक्ट हॉस्पिटल्स की बेहतरी के लिए किए गए हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो कितने मुजाहरे करते हैं, कितनी वो रेजिस्टेंस करते हैं। तो अब तो मेरा ख्याल है कि अब उन पे चला जाएगा सारी बातें। तो गवर्नमेंट ने जो करना था, केयर टेकर गवर्नमेंट ने, वो तो उसने अपनी जो उनको टास्क था उससे बहुत बेहतर कर दिया है। तो ये इसलिए भी ज़रूरी था कि अगर आपने इन्फेक्शन कंट्रोल करना है, लोगों को सेहत की तरफ सेहतयाब बनाना है, तो फिर ये भी ज़रूरी था कि जो हॉस्पिटल में लोग जा रहे हैं वो वहाँ से बीमारी लेके वापस ना आए। तो ये बहुत मेरा ख्याल है कि टीचिंग हॉस्पिटल के साथ साथ प्राइवेट हॉस्पिटल को भी पाबंद किया जाए, उस पर भी कोई अच्छा वहाँ का बेहतर निजाम है इनसे। नहीं बेहतर तो होएगा, लेकिन होगा वही कि वो जो फुजला है, जो जिसको वेस्ट बोलते हैं हम, मेडिकल वेस्ट जो है, वो कैसे ठिकाने लगाते हैं। आपको सफाई का सिस्टम नजर आ रहा होगा ना, वो तो मैं आपको कहता हूँ यहाँ पे भी हो जाएगा, लेकिन आप वो जो वेस्ट है उसको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कौन चेक करता है कि यहाँ पे इतने इंजेक्शन आए थे, लेट्स से 500 इंजेक्शन आए थे इस हफ्ते में, 500 इंजेक्शन लगे, तो क्या उसकी जो वेस्ट है वो 500 इंजेक्शन की वापस आई, ड्रिप्स वापस आई, बॉटल्स वापस आई। फिर ये भी एक बात है कि हॉस्पिटल से वो वेस्ट निकल के जहाँ पे डिस्पोज ऑफ हो रहा है, क्या वो प्लांट या वो स्पेस जो है, वो जो SOPs हैं गवर्नमेंट के मेडिकल से, उसके मुताबिक हो रहा है। वो प्राइवेट आपने बात की, मेरा ख्याल है वो इस हद तक वो ठीक होते हैं कि उन्होंने शो ऑफ ज़्यादा करना होता है, तो तभी लोग वहाँ पे जाते हैं। तो बैक एंड पे भी देखना पड़ना होता है कि जहाँ पे डिस्पोज ऑफ हो रहा है, हाथ में लगाते हैं ये इस तरह के प्लांट। लेट्स सपोज अभी ये बंद रोड के दूसरी वाली साइड पे जाएं तो वहाँ बहुत सारी रिसाइकलिंग की इंडस्ट्रीज। सरकारी हॉस्पिटल का जिक्र किया गया है, यहाँ पर वो अच्छी मिसाल कायम करे तो फिर लोगों को भी पता चलता है ना कि कुछ अच्छा हो रहा है। लेकिन आमिर भाई की सजेशन अच्छी है, जो ठेकेदारी निज़ाम है, असल में वजह ये बन रही है और बहुत बड़ी वजह ये है, इसको भी देखना होगा। और ये मसला अगर हल हो जाए तो बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे, अस्पतालों में सफाई का निज़ाम बहुत बेहतर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। नाज़रीन, हेडलाइंस के बाद ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम के हिस्से में जी इस वक्त जो बात होने वाली है, ऑल दो एक तरफ इलेक्शन की तैयारियां चल रही हैं, एक तरफ आपको गहमा गहमी नजर आ रही है, हर सियासी जमात अपना एक मंशूर लेकर आई है जिसमें सबसे बड़ा नारा और वादा यही किया जा रहा है कि महंगाई को ख़त्म किया जाएगा। आवाम को ये तसल्ली दिलाई जा रही है कि उन्हें बिजली फ्री दी जाएगी, गैस फ्री दी जाएगी, सेहत सहूलियात फ्री दी जाएंगी। अब ऐसा होने वाला है या नहीं होने वाला, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपने किस पे एतबार करना है, या आपकी सिलेक्शन है, लेकिन सोच समझ के आपने सिलेक्शन करनी है। मौजूदा सूरत हाल ये है कि अवाम महंगाई से परेशान है, ना सिर्फ अवाम बल्कि ताजिर बिरादरी भी परेशान है, क्योंकि अगर अवाम की कुव्वत खरीद नहीं रहेगी तो फिर किस तरह से ताजिरों का भी गुजर बसर हो सकेगा। बढ़ती हुई महंगाई ने अवाम का जीना दोबर कर दिया है। रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें इस कदर महंगी हो गई हैं, जिन चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ता है उनकी कीमत आसमान पे पहुंच जाती है, तो अल्टीमेटली अवाम की कुव्वत खरीद जवाब दे जाती है। ऐसे में अब ताजिर क्या कहते हैं, अवाम का रद्द-ए-अमल तो हम आपको दिखाते रहते हैं, किस तरह से गुजर बसर करेंगे अवाम और किस तरह से सर्वाइव करेंगे ऐसी महंगाई में ताजिर। अब ज़रूरी है कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए। बाकी जिन पे एतबार करना है वो क्या करेंगे वो तो आने वाला वक्त बताएगा। जी स्टूडियो में हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है, तारुफ कराना चाहूँगी, सदर अंजुमन ताजिरान लाहौर मुजाहिद मकसूद भट्ट साहब ने ज्वाइन किया है। वेलकम किएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑलमोस्ट ताजिर बिरादरी को आप देखते हैं, मसाइल क्या है ताजिर बिरादरी के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे जो एक गैर यकीनी की जो सूरत हाल है ना, कि भाई लोग ये सोचते हैं क्या होगा, हालांकि दुनिया सोचती है कि इलेक्शंस होंगे, जमहूरियत निज़ाम होगा, उससे बेहतरी आएगी।
लेकिन जो हालात चल रहे हैं कभी नज़र नहीं आ रहा कि आया इसमें बेहतरी आने की कोई गुंजाइश है। क्योंकि जैसा कि देखें गुज़श्ता दिनों बिजली जो है यानी 5 रुपये फ़ी यूनिट बढ़ा दिया गया और लागू ये किया गया, ये दिसंबर से जो है ना इसे जो है एडजस्ट किया जाएगा कि आया जो 2 माह पहले जो चीज़ें जो दुकानदार ने यानी कारखानेदार ने तैयार करके जो बेची हैं यानी उसका भी बिल उसे अब देना पड़ेगा। इसका मतलब अगर आने वाले दिनों मजीद जो महंगी अभी जो रेट जो बढ़ाएगा महंगाई तो और बढ़ जाएगी। इस तरह सबसे अहम ज़रूरत है कि रोटी, इंसान रोटी खाएगा तो वो सरवाइव जो है करेगा। तो वो आप देख लें कि भाई पहले रोटी कितने की थी 3 साल पहले और आज जो है सूरत हाल कि भाई वो कितने की है। और मार्केटों में ये हालात हैं, वीरान पड़ी हैं। हालांकि ये दिन है कारोबार के कि शादी ब्याह हो रहे हैं यानी और जो है हर कस्टमर निकला होता है कि शॉपिंग करता है कि भाई वाह जो है उसका ये सिलसिला शादी ब्याह के दिनों में होता है कि वो गैर जो ज़रूरी चीज़ें भी होती हैं ना कि वो भी लेता है। वो कहता है मैं बच्चों के लिए भी ले लूँ, जूते भी ले लूँ, कपड़े भी ले लूँ। लेकिन इस टाइम ये हालात हैं, हर मार्केट वीरान पड़ी है और लोगों के पास है ही नहीं, खाने को ही नहीं है। और हालात जो है ना दिन ब दिन जो है जराइम बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि जब किसी को रोटी नहीं मिलेगी, किसी के बच्चे भूखे जो है घर में सोएंगे, वो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। कभी सेल्समैन जो हैं उनका गुजारा कैसे होगा। अब सेल्समैन तो फिर बहुत बड़ी बात है, बेतहाशा दुकानदार ऐसे हैं जो किराए की दुकानों में बैठे हैं कि भाई जैसा कि जनवरी में 10% किराया बढ़ता है, उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा है कि जनाब हम नहीं बढ़ा सकते, अगर आपने बढ़ाना तो हम जो है दुकान छोड़ रहे हैं जनाब, हम जो है ना कहीं पीछे जाके सस्ती दुकान ले लेंगे कि भाई हमारा जो किराया नहीं निकलता, बिजली का बिल नहीं दिया जाता, बच्चों के स्कूलों की फीसें नहीं दी जाती, तो जनाब हम किराया कहाँ से देंगे। मार्केटों में आप खुद मौजूद होते हैं, क्या देखते हैं ग्राहकों की आमद कितनी कम हुई है, कितना मुतासर हुआ है काम। मतलब हम जिस तरह अंदरून शहर की मार्केटें देखते थे खचाखच भरी रहती थी, किसी भी टाइम आप चले जाएं वहाँ पर तिल धरने की जगह नहीं होती थी। तो ऑब्वियसली इस महंगाई ने जहाँ पर इतना असरअंदाज किया तो मार्केटें तो आपकी वीरान होती होंगी। जी बिल्कुल, मार्केटों के ये हालात हैं कि दुकानदार परेशान है, मार्केट वीरान है और गाहक जो है ना उसका बिल्कुल इस तरह रुझान नहीं है कि भाई गाहक कहता है पहले सबसे ज़रूरी है कि मेरी रोटी जो है पूरी खाना ही घर का पूरा हो जाए, बिल हो जाए, ये ज़्यादा नेसेसरी चीज़ है। आप ये देखें कि कल मैं 42 के प्रोग्राम में मैं देख रहा था कि उसमें वो बता रहे हैं 80 रुपए का एक चाय का कप है और 80 रुपए का पराठा और 80 रुपए का अंडा। ये एक इंसान का अगर वो एक पराठा खाए और 240 रुपए तो यही हो गए। वो घर क्या जो है आप जिसके जो दिहाड़ीदार मजदूर कितने पैसे कभी कितने पैसे कमा लेगा कि अगर उसके पैसे पूरे नहीं वो करप्शन करेगा, कभी करप्शन करेगा। दूसरा रास्ता तो कोई निकालना जी उसने तो निकालना है। तो इसलिए जो है कि आया जो आने वाली हुकूमतें हैं इलेक्शन के बाद उन्हें सोचना चाहिए कि कम अज़ कम वो 300 यूनिट तक 200 यूनिट तक गरीब को रिलीफ दें कि भाई 200 यूनिट पे जो टैक्स है बेतहाशा तो टैक्स है। मुजाहिद मकसूद भट्ट साहब, नॉर्मली तो ये होता है जो भी हुकूमत आती है वो कहती है पहले वाली हुकूमत इतने मसाइल करके गई, 2-3 साल तो इसी में भुगतते गुजर जाते हैं ना, तो वो बेहतरी की उम्मीद। अब जिस तरह से जिन शराइत पर आप कर्जे ले चुके हैं, जिस तरह से आप अंडर प्रेशर हैं, एकदम से तो उससे नहीं निकला जाएगा। जी बस ये बात गलत है, ये तो हमारी पंजाब हुकूमत ने साबित कर दी। मैं सबसे पहले पंजाब हुकूमत निगरान हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद पेश करूँगा वज़ीर आला साहब को और पूरी कबीना को कि जिन्होंने 1 साल में साबित करके दिखा दिया कि भाई पिछला जो हो गया किसी को हमने ना चोर कहना है, किसी को ना हमने बादशाह कहना है। जो हो गया कि भाई हमने बेहतरी करनी है। जो 1 साल में जो काम हुए हैं वो गुज़श्ता बुज़दार हुकूमत में 4 सालों में वो काम नहीं हो सके कि भाई लाहौर की क्या पूरे पंजाब की तकदीर बदल दी कि हस्पतालों का निज़ाम किसी को तौफीक नहीं हुई कि वो जिस तरह जो है पंजाब हुकूमत ने बेहतर किया। तालीम के निज़ाम में आजकल जो बच्चे, यकीन जाने बच्चे क्या, बच्चों के वालिदैन जो है दुआएं देते हैं कि वज़ीर आला साहब ने ये जो 9.5 का रिलीफ दिया ना, हालांकि ये बड़ी मामूली बात है कि 1.5 घंटा स्कूल को लेट करना और उससे
कई बच्चे बीमारियों से बच गए हैं। बिल्कुल। और उसमें मॉर्निंग सुबह उठना बहुत शदीद ठंड है। जी जी, और उसमें तरक्याती की है, और जिस तरह मार्केटों में उन्होंने इंक्रोचमेंट के खिलाफ जो है ऑपरेशन किया, लेकिन अब महकमों को नज़र आ रहा है कि ये हुकूमत और एक माह है, वो वापस अपनी मनमानियाँ शुरू हो गई हैं। अगर इसी तरह बाकी हुकूमतें पिछला छोड़ दें किसने क्या किया, कि भाई आगे का सोचें कि हम आवाम के लिए क्या बेहतरी कर सकते हैं, ताजरों के लिए क्या बेहतरी कर सकते हैं। देखें, जिसका जो शोबा है वो अपने शोबे के बारे में बेहतर बता सकता है। इन्होंने मशावरत करनी है, ताजरों से मशावरत करें, ना कि एक बंद कमरे में किसी जो है डॉक्टर को बिठा के उससे पूछना दुकानदार के मसाइल क्या हैं। डॉक्टर तो दुकानदार के मसाइल नहीं बता सकता, और दुकानदार किसी वकील के मसाइल नहीं बता सकता। तो इसलिए जो है इन्हें ताजरों के बारे में सोचना चाहिए कि आया कैसे बेहतरी आ सकती है। कि भाई सबसे बड़ी बात जो इंक्रोचमेंट का है मामला, उस पर यानी इसे बरकरारी से जारी रखें, और जो महकमों के अंदर कोई ऐसी काली भेड़ें हैं जो करप्शन कर रही हैं, उनके खिलाफ एहतसाब किया जाए, और जो है कि कोई ऐसा रिलीफ दिया जाए छोटे दुकानदारों को कि भाई कोई बगैर सूद उन्हें कर्जे दिए जाएं। छोटे दुकानदारों के लिए वाकई गुजर बसर बहुत मुश्किल है। हम यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हम आपको एक ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। सो महंगाई की बात हो रही है कि जहां अवाम परेशान है वहीं ताजिर बिरादरी भी परेशान है, और ताजिरों के मसाइल कुछ इस तरह से हैं कि अगर उनके एंड से देखा जाए, दुकानों के किराए निकालने, बिल निकालने, अपने घरों को चलाना, लेकिन उस पर कुछ अवाम की शिकायत ये भी आती हैं कि डबल ट्रिपल जो है वो भी वसूल किया जाता है। ताजिरों की जानिब से ज़्यादा महंगाई की गई है। एक तो महंगाई है, अवाम ये भी कहते हैं कि पेट्रोल महंगा जब होता है तो ताजिर एकदम से रेट बढ़ा देते हैं, लेकिन जब पेट्रोल सस्ता होता है उसके बाद के असरात नहीं आते हैं। तो हालिया सूरत हाल ये थी कि पेट्रोल कम भी हुआ। सो मुजाहिद साहब, अवाम का ये गिला शिकवा है कि जब पेट्रोल एकदम से बढ़ता है ना तो तब महंगाई बढ़ा दी जाती है, उसके बाद कमी नहीं देखने में आती। जी, मैं बिल्कुल इस चीज़ पे इत्फाक करता हूँ कि ये अवाम का शिकवा ठीक है, और ये शिकवा हम भी कंपनीज से करते हैं। जो कंपनीज जो है जब पेट्रोल बढ़ता है तो हालांकि इनके पास प्रोडक्शन पहली बढ़ी है, तो ये रेट बढ़ा देते हैं। जब कम होता है तो वो कम नहीं करते। इसके खिलाफ जिस तरह जो है गुज़श्ता दिनों और चीज़ों पे एक्शन लिया गया हुकूमत की तरफ से, ये एसी साहिबान को चाहिए कि जो कंपनीज रेट कम नहीं करती उनके खिलाफ एक्शन लें। जैसा कि आजकल जो है इनकम टैक्स वाले बेतहाशा मिलों में जाके बैठे हैं, बड़ी मिलों में, उन्हें चाहिए ये जो है कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड या और दीगर जो है अदारे, उनमें जो है ये कार्रवाई करें, इनके खिलाफ सख्त नोटिस लें, ताकि अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। एक तरफ बात आती है, हमें अक्सर जो है कस्टमर आके कहते हैं कि जनाब खुद भी अपने आप को ठीक करना चाहिए। मैं बिल्कुल कहता हूँ, हमारे एंड से मैं चंद ऐसे दुकान, चंद को ज़्यादा नहीं, मैं जानता हूँ कि जो अगर उनके पास खरीद पुरानी हो, जैसे कि इंपोर्ट बंद है आजकल मुल्की हालात की वजह से कि डॉलर बढ़ ना जाए, इंपोर्ट बंद है। बेतहाशा लोग ऐसे हैं, उन्होंने अपने उसी पुराने रेटों में माल बेचा, कि ये सोच के कि चलो हम जितना रिलीफ अवाम को मिल सकता है वो तो मिले, जब महंगा आएगा महंगा बेच लेंगे। यानी कि भी इसी तरह हर शख्स को अपने हिस्से का काम करना चाहिए। यानी ये नहीं करना चाहिए कि वो स्टॉक कर लें। जैसा कि रमज़ान करीब है, आप देखिएगा बेतहाशा दुकानदार ज़ख़ीरा अंदोज़ बन जाएंगे। ये अफसोस है, हालांकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस चीज़ पे मना फरमाया है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी मत करो। हम जो है मिसालें देते हैं कि भाई गैर मुल्की जो अपने त्योहारों पे अपनी चीज़ें सस्ती कर देते हैं ताकि अवाम को रिलीफ मिले। कि भाई हमें भी चाहिए कि हमें यानी खौफे खुदा भी होना चाहिए। आपको मार्केट को कंट्रोल करने के लिए कोई ऐसी हिकमत अमली बनानी होगी ना कि आप खुद अपने तौर पर इंतज़ामिया, मार्केट कमेटियाँ कुछ ऐसा चेक एंड बैलेंस रखना शुरू करें कि जहाँ कहीं महंगाई ज़्यादा है उनको लूप में लें। मतलब अगर आप हेड एक चीज़ को कर रहे हैं तो नीचे वाली चीज़ों पर कंट्रोल तो होना चाहिए। नहीं, उसमें ऐसे है कई लोग होते हैं, उनको जैसा कि तकरीबन आजकल 70,000 के करीब डेली लाइसेंस बन रहा था। आप देखें कितने लोग
बगैर लाइसेंस के यानी जो है एक जुर्म कर रहे थे, ये गैर कानूनी है कि भाई आया इसी तरह आदत पड़ चुकी है लोगों को, एक माशरा बिगड़ चुका है। ये हमारे पास तो वो इख्तियार नहीं है, हमारे पास तो वो राइट नहीं है। ये प्राइस कंट्रोल जो कमेटी है वो मार्केटों में आए, हम उनके साथ तामुन करेंगे, हम ये ज़रूर बता सकेंगे कि ये बंदा ये गलत कर रहा है, कभी हम गलत के साथ नहीं खड़े होंगे। जैसा कि ये इंक्रोचमेंट के खिलाफ हुआ और उसके बाद जब स्मोक के नाम पे जब ये छुट्टियाँ हुई उसमें सीएम साहब ने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या था कि भाई गलत चीज़ की आप हमायत मत कीजिएगा, मैं इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। हम नहीं बोले, आप देख सकते हैं बेतहाशा जो ताजर लीडरान थे वो इस पर खामोशी उन्होंने रखी, कोई एहतजाज नहीं किया, कोई उन्होंने तामन हुकूमत के साथ किया। ये हुकूमत को चाहिए, मैं समझता हूँ ये आने वाली हुकूमत कुछ नहीं कर सकेगी, ये हमारे निगरान सेटअप को चाहिए। सीएम साहब ये नेकियाँ जो है ना लोगों की दुआएं लें कि एक प्राइस कंट्रोल कमेटी जो है एक अदारा ऐसा तश्कील दे जाए कि जिसका काम ही यही हो और उसे चेक एंड बैलेंस किया जाए कि जिसका काम ये कम अज़ कम रमज़ान जो है लोगों का वो तो सुकून से गुजरे। हम जो है जो गलत आदमी होगा उसकी वही हमायत नहीं करेंगे। जैसा कि कस्टम ने छापे मारे मार्केटों में, मार्केटों से माल लेके गए, किसी ताजर नुमाइंदे ने उनकी हमायत नहीं की। हाँ, चंद जगह ज़्यादती कुछ हुई, जो पेमेंट्स जो है यानी जो इंपोर्ट का माल भी था वहाँ भी गलत फहमी, महकमों ने कहा कि ये गलत फहमी की बना, अगर डॉक्यूमेंट्स दिखाए माल उन्होंने रिलीज कर दिया और लेकिन उसमें से कैश भी निकाल के दुकानदारों का लेके। लेकिन ये जो लोग जो है कि मैंने जैसा कि कहा अच्छे बुरे लोग हर जगह मौजूद हैं, ताजरों में भी अच्छे बुरे लोग हैं और इसी तरह अदारों में भी हैं, तो इसलिए हमें सर कोई सजेशन होगी, आप कोई तजवीज़ देना चाहेंगे कि इससे महंगाई कंट्रोल हो सकती है, ऐसा करना चाहिए हुकूमत को? जी हुकूमत को जो है जैसा कि मैंने कहा कि एक कमेटी ऐसी बना दें जो पूरी मार्केटों में एक्शन करे। छोटी मार्केटों में जब बड़ी मार्केटों पे यानी होगा ना, जैसा कि शारला मार्केट में हो गया, आजम क्लास मार्केट में हो गया, अकबरी मंडी में हो गया, ब्रांथर रोड पे हो गया, ये ऐसी मार्केटों में जब होगा ना तो छोटी मार्केट में अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर बड़े लोगों का, बड़े इंपोर्टरों का उनके खिलाफ एक्शन हुआ है तो जनाब ये छोटों की भी बारी आ जाएगी, तो उससे जो है ये कंट्रोल और अल्टीमेटली इसका असर देखेंगे आप होलसेल की मार्केटों में। अगर महंगाई कंट्रोल होगी तो किसी के पास ये जवाब नहीं होगा कि हम पीछे से इतनी खरीद के लेकर आ रहे हैं तो हमने महंगी चीज़ें बेचनी है। अब नॉर्मली हम हर रोज़ सब्जियों की रेट आपको बताते हैं तो दुकानदार यही कहते हैं कि जी अगर मंडी से इतने रुपए में सब्ज़ी मिलेगी, हमें ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस पड़ते हैं, यहाँ लेकर आना, तो फिर इतने में तो हम बेचेंगे। सो ये प्रॉपर चेन है जिस पे कंट्रोल रखना, जिस पे इंतज़ामिया को काम करना, फॉलोअप करना, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को फॉल करना, क्योंकि इसी तरह आवाम तक फ़ायदा पहुँचेगा। अलबत्ता जहाँ तक रह गई महंगाई की बात, तो लोग इतना परेशान हैं कि वो जो 3 वक्त का खाना था लोग 2 वक्त का खाना शुरू हो गए हैं, मैनेज नहीं हो रहा ना, लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। खैर हम अपने एंड पे तो चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया से भी गुजारिश है कि वो भी लोगों की भलाई के लिए कुछ ना कुछ तो प्लीज़ करें। थैंक यू सो मच सर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। हमारी और आपकी मुलाकात होनी है जी कल सेम टाइम पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।